कल जो पढ़ाया था आप लोगों ने पढ़ा उसमें अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है या उससे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। है किसी का कोई क्वेश्चन? अगर नहीं क्वेश्चन है तो आगे पढ़ाना शुरू करूँ, मुझे हाँ या ना में जवाब दिया। चलें जी आगे पढ़ना शुरू करें। एक्सट्रोस्पेक्शन। रैंड 1990 1990 में रैंड ने शनाख्त की दो बुनियादी जो कोग्निटिव अवामिल हैं उसको उसने नाम दिया इंट्रोस्पेक्शन का और एक्सट्रोस्पेक्शन। 1990 में रैंड ने दो बेसिक कोग्निटिव प्रोसेस की शनाख्त की थी जिसको उसने नाम दिया था इंट्रोस्पेक्शन और एक्सट्रोस्पेक्शन। She defined introspection as a process of apprehending one's environment. इसने इस लड़की ने इंट्रोस्पेक्शन को ऐसे बयान किया कि एक ऐसा अमल होता है जिसमें इंसान अपने माहौल अंदर वाले माहौल के बारे में वाकियत हासिल करता है या वहाँ तक रसाई हासिल करता है। She explained extrospection as a process of apprehending some existing stimuli in the external world. बाहर वाली दुनिया में मौजूद कोई भी चीज़ हो, कोई भी बंदा हो या कुछ भी हो, उसके बारे में जब हमें मालूमात हासिल होती है या उसके मुतल्लिक़ हम रसाई हासिल करते हैं तो उसको हम एक्सट्रोस्पेक्शन कहते हैं। नोटिस दैट इन ईच केस, उसने नोट किया कि हर सूरत हाल में इंट्रोस्पेक्शन और एक्सट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन होती है या एक्सट्रोस्पेक्शन होती है। देयर एग्जिस्ट एन एक्सप्लिसिट लिंक टू वंस अवेयरनेस ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड। ये जितने भी हमारे बाहर यानी कि बाहर वाली दुनिया में कोई भी चीज़ जो पाई जाती हो उसका मतलब हमें रसाई फ्राहम करते हैं, उसके मतलब हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। Psychologists who realized the limitation of introspection agreed that the method of external observation is indispensable for the scientific study of mental process and behavior of human beings। वो वाले साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने इंट्रोस्पेक्शन पर बहुत क्रिटिसिज्म किया था या तनकीद की थी या उसकी खामियां निकाली थी, वो इस चीज़ पे उनका इत्तेफाक हुआ कि जो एक्सट्रोस्पेक्शन मेथड है या एक्सटर्नल जो मुशाहदा है, बाहर वाली दुनिया का जो हम मुशाहदा करते हैं, वो उसको हम समझ सकते हैं कि ये साइंटिफिक तरीक़ाकार है ज़हनी इमाल को या किसी बंदे के किरदार के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए। यानी कि एक्सट्रोस्पेक्शन मेथड जो है वो ज़हनी अमार और किसी भी इंसान के किरदार का मुतल्लक मालूमात हासिल करने के लिए एक साइंटिफिक तरीक़ाकार समझा जा सकता है। The greatest advantage of extrospection is that it has made psychology objective। अब जो एक इसको बेहतरीन फ़ायदा हुआ एक्सट्रोस्पेक्शन को या एक इसका बेहतरीन जो मुस्बत चीज़ थी वो ये थी कि इसने साइकोलॉजी को ऑब्जेक्टिव बना दिया और साइंटिफिक बना दिया, क्योंकि साइंस हमेशा रिलाय करती है ऑब्जर्वेबल थिंग्स पर। तो जो चीज़ें ऑब्जर्व होती हैं उनकी बात करनी चाहिए, साइंस ये कहती है। इसी तरह इसके अंदर भी उसी तरह ही हुआ कि जब हम एक्सटर्नल वर्ल्ड में किसी भी स्टिमुलस, किसी बंदे, किसी चीज़ का मुशाहदा करते हैं जो हमें अपने से बाहर वाली दुनिया में नज़र आ रहे होते हैं, तो ये एक ऑब्जेक्टिव स्टडी है। इसमें हम अपने पास से कुछ ऐड नहीं कर रहे हैं, जो हम देख रहे हैं हम वही बता रहे हैं। तो इसलिए ये ऑब्जेक्टिव हो गई
और ये साइंटिफिक हो गई। ये एक इसका अजीम, जो आप कह सकते हो कि एडवांटेज था। उसके बाद आ गया, दिस मेथड इज नॉट सब्स्टिट्यूट फॉर एक्सपेरिमेंटल मेथड। ये जो तरीकाकार है ना, ये एक्सपेरिमेंटल जो तरीकाकार है जो हम आगे पढ़ेंगे, उसका मुतबादल नहीं है। एक्सट्रोस्पेक्शन जो हमने पढ़ा है कि ये एक साइंटिफिक मेथड है, लेकिन ये बेशक साइंटिफिक मेथड है, लेकिन ये उसका मुतबादल नहीं है जो हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले पेज के ऊपर, एक्सपेरिमेंटल मेथड। But is often applicable where experimentation is impossible। लेकिन हम इसको हर उस जगह पे लागू कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ एक्सपेरिमेंटेशन जो है वो नामुमकिन हो जाए, वहाँ हम इस तरीक़ाकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। One of the main concern of psychologists is to predict and control the behavior of others। जो साइकोलॉजिस्टों की दिलचस्पी थी वो इस चीज़ में ज़्यादा थी कि वो ये जान सकें कि ये बंदा कौन सा किरदार आने वाले वक्त में या आपसे कुछ देर के बाद ये क्या करने वाला है, और उनके किरदार को कंट्रोल कर सकें। इस चीज़ में इनकी ज़्यादा दिलचस्पी थी कि जी वो दूसरों के किरदार को पहले से ही प्रिडिक्ट कर लें और उनके किरदार को कंट्रोल भी करें दूसरों के। मिसाल के तौर पे, द मेथड ऑफ एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन मेक इट पॉसिबल। जो ये हम बाहर वाली दुनिया का मुशाहदा करते हैं अपनी आंखों के ज़रिए या अपने बाकी सेंसेस के ज़रिए, ये जो तरीक़ाकार है ना, ये हमें इस काबिल बनाता है, इट पॉसिबल टू स्टडी, कि हम तहकीक कर सकें, हम मुताला कर सकें कि क्या तब्दीलियाँ जिस्म के अंदर वाक़या होती हैं जब कोई जज़्बाती स्टेट आती है, जब कोई जज़्बाती सूरत हाल आती है, तो किसी बंदे के किरदार के अंदर या उसके जिस्म के अंदर क्या तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं। ये वाली चीज़ हम कैसे मुशाहदा इसका कर सकते हैं? एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन के ज़रिए हम इस चीज़ का मुताला कर सकते हैं, मुशाहदा कर सकते हैं। Modern sophisticated instruments enable the researcher to measure psychogalvanic response। अब जो मौजूदा हमारे पास काबिल बेहतरीन जो यानी कि या बेहतर आपके पास आलात आ चुके हैं, ये एक रिसर्चर को इस काबिल बनाते हैं कि वो अपने जो उसके अंदर साइकोगैलावेनिक जो तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं उनको नाप सकते हैं उन आलात की मदद से, जो मॉडर्न आलात अब आजकल के दौर में आ चुके हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर हो गया, रेस्पिरेशन सिस्टम हो गया, यानी कि आपका बीपी तो नहीं हाई, इसको हम एक आले के ज़रिए मेजर कर सकते हैं। सांस लेने में प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, तो उसको भी हम मेजर कर सकते हैं। ड्यूरिंग एन इमोशनल स्टेट, जब आप किसी जज्बाती कैफियत से गुजर रहे हैं। The main difficulty with extrospection is that we make inference about the mental process and behavior। जो सबसे ज़्यादा इसको परेशानी का सामना करना पड़ा है या परेशानी का सामना करना पड़ता है एक्सट्रोस्पेक्शन के साथ, वो ये है कि ये वी मेक इन्फेरेंस, हम इसमें इन्फेरेंस करते हैं अबाउट द मेंटल प्रोसेस से मुतल्लक एंड बिहेवियर, और लोगों के किरदार से मुतल्लक फ्राम आवर ऑब्जर्वेशन, जो हमने मुशाहदा किया होता है उसकी बुनियाद पे। As we know, many people don't let their thoughts and feelings become obvious and known to others। जैसे कि हम जानते हैं, जब किसी भी बंदे को पता चलेगा कि कोई बंदा उसको ऑब्जर्व कर रहा है कि इस जज्बाती सूरत हाल में ये कैसा रिस्पॉन्स देता है, तो वो बंदा क्या करेगा, अपनी फीलिंग्स को, अपने जो उसका सोचे हैं उनको छुपाने की कोशिश करेगा, ताकि वो दूसरों के सामने ना आ जाए। बेशक उसे जितना मर्जी गुस्सा आता हो, वो कोशिश करेगा कि वो कूल माइंडेड होके लोगों को दिखाए।
In such instance, इस तरह की मिसालों के अंदर आवर इन्फेरेंस विल बिकम इनवैलिड। तो जो हम मुशाहदा करते हैं वो इनवैलिड हो जाता है, उसकी कोई कदर व कीमत नहीं होती, क्योंकि हमने जो देखा है वो तो बहुत पुरस्कून बंदा देखा है, लेकिन हकीकत में क्या किया है, वो बंदा तो अग्रेसिव था, लेकिन उसे जैसे ही पता चला कि जी हमें मुशाहदा किया जा रहा है या न्यूज़ वाले आ चुके हैं, वो उसका क्लिप बना लेंगे या वो तस्वीरें उतार लेंगे, तो वो बंदा जो है अपने थॉट्स और अपने फीलिंग्स को कंट्रोल करके उसके ऑपोजिट शो करवाना शुरू कर देता है। इट इज़ एविडेंट, ये सबूत है दैट रिट्रोस्पेक्शन टू इज़ नॉट एन इफेक्टिव मेथड, कि जो ये हमने एक्सट्रोस्पेक्शन पढ़ा है या रिट्रोस्पेक्शन पढ़ा है, ये भी कोई ज़्यादा इफेक्टिव मेथड नहीं है। इफ यूज्ड एज द सोल मेथड ऑफ साइकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, के हम इसको ये कह सकें कि ये बेहतरीन मेथड है साइकोलॉजिकल तहकीक के लिए, ऐसा ये भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि इसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं, इसके अंदर भी खामियां पाई जा रही हैं। अभी तक जितना हमने पढ़ा है इसको एक मरतबा रीडिंग ले लें, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछें, फिर फर्दर आफ्टर 4 to 5 मिनट से आपके पास ये पूरे का पूरा जो एक्सप्रेस क्वेश्चन हमने पढ़ा है इसको पढ़ लें, कोई क्वेश्चन होगा तो पूछ लीजिए। नोट्स है आप सब लोगों के पास? आप लोगों से पूछ रहा हूँ, नोट्स है आप लोगों के पास? जी सर। फिर पढ़े। चलें जी, उसके बाद आ जाता है एक्सपेरिमेंटल मेथड। बहुत से जो साइकोलॉजिस्ट थे वो इस चीज़ को मानते थे कि जो एक्सपेरिमेंटल मेथड होता है ना, वो एक बेहतरीन साइंटिफिक मेथड है, जो तहकीक के सवालात का जवाब देने के लिए एक पावरफुल तरीक़ाकार या मेथड समझा जाता है। यानी कि अगर कोई सवालात हैं, रिसर्च के तहकीक के कुछ सवालात हैं, उनका जवाब देने के लिए जो सबसे ज़्यादा ताकतवर ज़रिया है, वो ज़रिया कौन सा है? एक्सपेरिमेंटल मेथड है, क्योंकि ये साइंटिफिक मेथड है और इसको बहुत ज़्यादा अहमियत बहुत से साइकोलॉजिस्टों ने दी। टू यूज़ द साइंटिफिक मेथड, जब आप साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करते हैं, द रिसर्चर विल बी, जो रिसर्चर होता है, तहकीक करने वाला होता है, वो इन चीज़ों का ये काम करता है। आइडेंटिफाई द रिसर्च प्रॉब्लम, सबसे पहला सवाल क्या है, मसला है क्या?
कि सबसे पहले आप शनाख्त करें कि तहकीकाती प्रॉब्लम कौन सी है जिस पे आप तहकीक करना चाहते हैं। नंबर 2, डिज़ाइन एंड कंडक्ट अ स्टडी। किस तरह से तहकीक करेंगे, क्या तरीक़ाकार होगा, ये हो गया डिज़ाइन। और फिर उस पे अमल करना, कंडक्ट करना, यानी कि वो स्टडी या वो जो रिसर्च है उसको शुरू करना। गैदरिंग अप्रोप्रिएट डेटा, जो उससे मिलता-जुलता या जो डाटा उसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा या जो डाटा उससे रिलेटेड होगा, वो डाटा इकट्ठा करना। दूसरा काम रिसर्चर का ये होगा। तीसरा काम क्या होगा, एनालिसिस द डाटा, जो मालूमात हमें हासिल हुई है उसका हम तजिया करें, उसका हम जायज़ा लें। नंबर 4 आ जाता है ड्रा कंक्लूजन, फिर हम उसका नतीजा निकाल लें। अब साइकोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने मुख्तलिफ तरीक़ाकार इस्तेमाल किए इंसानी और जानवरों के किरदार का मुताला करने के लिए। ताहम हर जो तरीक़ाकार है उसमें कुछ अहम मराहिल होते हैं जो कि साइंटिफिक तरीक़ाकार में from a different perspective. However, each method follows the step of the scientific method. हर तरीक़ाकार जो होता है वो कुछ मराहिल को मद्देनज़र रखता है या उस पे अमल करता है साइंटिफिक मेथड के फ्राम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, मुख्तलिफ नज़रिए के साथ, मुख्तलिफ सोच के साथ। बाय कंबाइनिंग डिफरेंट मेथड, जब आप इन मुख्तलिफ तरीक़ाकार को इकट्ठा करते हैं, जो तहकीक करने वाला होता है वो हासिल कर सकता है एक मुकम्मल तस्वीर कि इसके नफ्सियाती अमल में क्या क्या हो रहा है। जो भी उसका साइकोलॉजिकल प्रोसेस होगा ना, उसके मुतल्लिक़ उसे मुकम्मल एक तस्वीर मिल जाएगी जब इस पे तहकीक की जाएगी मुख्तलिफ तरीक़ाकार को इस्तेमाल करके। The experimental method is the most effective way to identify a cause and effect relationship. अगर कोई बंदा पूछ ले, मोस्टली ये ऑब्जेक्टिव आ जाता होता है। और वैसे भी ये होता है कि जी अगर कोई बंदा पूछे एक्सपेरिमेंटल मेथड में हम क्या करते हैं, किस चीज़ को स्टडी करते हैं, तो आप सिंपल कह सकते हो द एक्सपेरिमेंटल मेथड इज़ मोस्ट इफेक्टिव। ये ज़्यादा जो होता है वो बेहतरीन समझा जाता है। वे टू आइडेंटिफाई इफेक्टिव वे, ये एक बेहतरीन ज़रिया है, बेहतरीन तरीका एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है किस चीज़ के लिए, काज एंड अफेक्ट रिलेशनशिप को जानने के लिए। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कौन सी चीज़ की वजह से कौन सा काम हो रहा है, इसको हम कहते हैं कॉज एंड अफेक्ट रिलेशनशिप। तो एक्सपेरिमेंटल मेथड जो होता है वो बेहतरीन तरीक़ाकार होता है। जैसे मैं कहता हूँ कि जी जो स्मोकिंग है वो लंग्स कैंसर का बायस बनती है, ठीक है। अब स्मोकिंग क्या है, हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये कॉज किसको कर रही है, डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि इसकी वजह से अफेक्ट किस पे आ रहा है, लंग्स पे आ रहा है। कॉज क्या है हमारी स्मोकिंग, अफेक्ट क्या है हमारा कि लंग्स कैंसर हो रहा है। इन दोनों के दरमियान ताल्लुक है। इन एन एक्सपेरिमेंट, किसी भी केएफए में जो रिसर्चर होता है वो आहिस्ता आहिस्ता से कुछ खास किस्म के वेरिएबल जो हैं वो मैनिपुलेट करता है, अपने पास से उसमें ऐड करता है। अब सपोज मैं कहता हूँ कि मैंने एक ऐसा बंदा है जो कि बाहर से आया है, तो मैंने उस पे इफ़ेक्ट देखना है टेम्परेचर का, तो मैं उस रूम का टेम्परेचर जो है वो बढ़ा दूँगा कि गर्मी इसको ज़्यादा लगती है कि नहीं लगती। अब मैं क्या हूँ, मैं तहकीक करने वाला हूँ। मैंने अपने पास से एक वेरिएबल ऐड किया, वो वेरिएबल मैंने क्या ऐड किया, रूम का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया। अब रूम का टेम्परेचर क्या होगा, काज़ होगा। अफेक्ट किस पे आएगा, उस पर्सन के फिजिकल कंडीशन पे आएगा। उसमें उस हिसाब से चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। जैसे कि मोस्टली जो होता है कि जी पसीना वगैरह आना शुरू हो जाता है, ये चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। तो
ये इसमें भी उसने यही कहा है कि जो रिसर्चर होता है वो आहिस्ता आहिस्ता से कुछ जो वेरिएबल होते हैं जिनका वो इफेक्ट देखना चाहता है किसी चीज़ के ऊपर, उनको वो मैनिपुलेट करता है, उन्हें वो पैदा करता है, उन्हें वो उस कंडीशन में लेके आता है अंडर कंट्रोल कंडीशन, कि बाकी किसी और चीज़ का इफेक्ट ना आए। कंट्रोल कंडीशन क्या है कि और किसी चीज़ का इफेक्ट ना आए, सिर्फ जो रिसर्चर ने मैनिपुलेट वेरिएबल किया है उसका हम इफेक्ट देख सकें कि वो क्या आता है। एंड ऑब्जर्व और मुशाहदा करता है हाउ द पार्टिसिपेंट रिस्पॉन्स, कि किस तरह से जो लोग हैं जिन पे रिसर्च की जाती है वो इस पे किस तरह से रद्द-ए-अमल देते हैं, किस तरह से इस पे जवाब देते हैं। मिसाल के तौर पे सेवरल स्टूडेंट रिपोर्ट, बहुत से जो तालिब-ए-इल्म हैं वो ये बयान करते हैं दैट दे कैन स्टडी वेल, कि वो बेहतरीन तब पढ़ सकते हैं व्हाइल लिसनिंग द म्यूज़िक, जब वो म्यूज़िक सुन रहे होते हैं। एन आर्गुमेंट विद विच द मेजॉरिटी ऑफ पेरेंट्स डिसएग्री, और जब यही वाली बात पेरेंट्स से डिस्कस की गई कि जी मोस्टली जो तालिब इल्म है वो तो ये कह रहे हैं कि वो बेहतरीन उस वक्त पढ़ सकते हैं या वो साथ साथ म्यूज़िक सुने, तो पेरेंट्स ने आगे से इस पे बहस की कि वो गलत कह रहे हैं, ऐसा नहीं होता। उन्होंने इस चीज़ से इत्तेफाक नहीं किया पेरेंट्स ने। लेट अस अज्यूम दैट द स्कूल साइकोलॉजिस्ट, आओ फर्ज करते हैं कि एक स्कूल साइकोलॉजिस्ट है अंडरटेक टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ म्यूजिक ऑन स्टूडेंट। वो एक रिसर्च करना चाहता है, वो एक स्टडी करना चाहता है कि म्यूजिक का इफेक्ट स्टूडेंट की परफॉर्मेंस पे कैसा आता है। एक्यूरेसी इन सॉल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम, तो वो मैथ के सवाल हल करने में उसका इफेक्ट कैसा आता है। टू कंडक्ट दिस एक्सपेरिमेंट, उसने ये तजर्बा किया। द साइकोलॉजिस्ट कैन सिस्टमेटिकली मैनिपुलेट द म्यूजिक स्टूडेंट। अब साइकोलॉजिस्टों ने वक्फे वक्फे से म्यूजिक, जो वेरिएबल क्या है म्यूजिक है, उसको मैनिपुलेट किया तालब इल्मों पर। तालब इल्मों ने उसको सुनना शुरू किया वाइल सोल्विंग द असाइनमेंट प्रॉब्लम, और साथ उन्हें एक असाइनमेंट प्रॉब्लम दे दी कि मैथ के ये सवाल भी आपने साथ साथ हल करने हैं। The researcher may divided the students selected for this study। इस तहकीक करने वाले ने ये जो तालिब इल्म जो उसने इंतखाब किया था इस तहकीक के लिए, उनको दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। लेट अस अज्यूम हाफ ऑफ स्टूडेंट वर्क इन अ क्वाइट रूम, कि जो आधे स्टूडेंट हैं उधर कोई म्यूजिक नहीं, उन्हें एक ऐसे रूम में बिठा दिया गया जो कि फुल था जहाँ कोई किसी किस्म का म्यूजिक नहीं था। वेयर एज द अदर हाफ वाइल लिसनिंग द मोटिवेटरी लोड पॉपुलर म्यूजिक, तो वो जो मशहूर कोई म्यूजिक था उसको ऊंची आवाज में लगा दिया गया बाकी आधे जो थे स्टूडेंट उनके रूम में। आधे स्टूडेंट्स को क्वाइट रूम में बैठा दिया, आधे स्टूडेंट को म्यूजिक वाले रूम में बैठा दिया। इन एन एक्सपेरिमेंट तजर्बे में द रिसर्चर मैनिपुलेट वन वेरिएबल, रिसर्चर ने सिर्फ अभी तक एक वेरिएबल मैनिपुलेट किया है, वो वेरिएबल कौन सा है, म्यूजिक है। इन द अबव एग्जाम्पल, ऊपर वाली मिसाल में म्यूजिक जो है वो वन वेरिएबल है जिसको उसने उससे मैनिपुलेट किया होता है। अब वो कह रहा है कि एंड ऑब्जर्व हाउ द पार्टिसिपेंट रिस्पॉन्ड, और वो मुशाहदा कर रहा है कि कैसे जो है तहकीक में हिस्सा लेने वाले तालिब इल्म इस पर रद्द अमल ज़ाहिर कर रहे हैं। नंबर ऑफ आर्थमेटिक प्रॉब्लम्स करेक्टली सॉल्व, और कितनी वो मैथ के सवालात को सही तरीके से हल कर रहे हैं। द रिसर्चर विल होल्ड कॉन्स्टेंट और सच वेरिएबल, रिसर्चर जो है तहकीक करने वाला जो है वो बात जितने भी वेरिएबल हैं उन सबको यकसा रखता है कि उनमें कोई तब्दीली ना आए। डेट आर गोइंग टू इन्फ्लुएंस द पार्टिसिपेंट परफॉर्मेंस, जो कि एक तालिब इल्म के सवाल हल करने की सलाहियत पर असरअंदाज हो सकते हैं। जैसे कि वो वाली चीज़ें उनको ये कांस्टेंट रखता है, वो वाले वेरिएबल जिसका रिसर्च से कोई लेना देना नहीं, जिसका हम फैक्ट चेक नहीं कर रहे। जैसे कि फिजिकल कंडीशन ऑफ द रूम, कि रूम की जो है फिजिकल कंडीशन उसमें कोई तब्दीली ना आए, जितना टेम्परेचर उधर है उतना ही इधर है, उसमें कोई तब्दीली ना आए। एज, के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबकी एज तकरीबन सिमिलर हो, ये ना हो कोई 4 साल बड़ा है या कोई 5 साल छोटा है। अर्थमेटिक एबिलिटी,
और सारे के सारे जो है ना स्टूडेंट वो सारे मैथ डिपार्टमेंट से होने चाहिए। ये ना हो कि कुछ साइकोलॉजी के स्टूडेंट हो और उनसे आप मैथ के सवाल करवा रहे हो, ये भी एक वेरिएबल। एंड द टाइप ऑफ प्रॉब्लम टू बी सोल्व्ड बाय द पार्टिसिपेंट। और ये ना हो कि आप किसी को ज़रूरत के सवाल दे दें और किसी को जमा के, सबको एक ही तरह के देने ताकि जो बाकी वेरिएबल है वो सारे कांस्टेंट रहें। सिर्फ म्यूज़िक का ही असर हम देखें कि म्यूज़िक वाकई परफॉर्मेंस पे असरअंदाज होता है कि नहीं होता। If the number of problems solved under the two condition show large variation। अब जैसे कि हमने दो ग्रुप बनाए हैं, उन दोनों ग्रुप्स में अगर तो बहुत ज़्यादा उनके जवाबात में या सवाल हल करने में वेरिएशन आ रही हो, एक का बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर आ रहा हो एक ग्रुप का, दूसरे ग्रुप का बिल्कुल अच्छा स्कोर ना आ रहा हो, तो इसका मतलब क्या है कि वाकई जो है वो रिसर्चर जो है वो ये नतीजा निकालेगा कि he or she has found a cause and effect relationship, कि इनमें काज और इफेक्ट ताल्लुक पाया जा रहा है बिटवीन द प्रेजेंस ऑफ म्यूजिक, के म्यूजिक की वजह से उनकी परफॉर्मेंस जो है या उनकी जो सलाहियत है मैथ के सवाल हल करने की, वो उस पे असर आ रहा है, म्यूजिक का असर उन पे उस चीज़ पे आ रहा है, उनकी सलाहियत पर आ रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़र्क आ रहा है दोनों के रिजल्ट्स का। जो कंट्रोल ग्रुप वाले हैं जिन पे म्यूज़िक नहीं लगाया गया वो बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं, जिन पे म्यूज़िक लगाया गया है सचिन ने मैनिपुलेट किया वो उनका स्कोर बहुत लो आ रहा है। तो वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा रिजल्ट में फ़र्क आ रहा है, जिसकी बेस पे जो इस तहकीक करने वाला है वो ये नतीजा निकालेगा कि काज और इफेक्ट रिलेशनशिप हो रहा है म्यूज़िक का एक बंदे के सवाल को हल करने की सलाहियत पर असरात आ रहे हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास हाइपोथेसिस एंड थ्योरी। व्हेन यू डिज़ाइन एन एक्सपेरिमेंट, जब आप कोई एक्सपेरिमेंट करने का सोच लेते हो, बनाते हो कि इस तरीके से एक्सपेरिमेंट हम करेंगे, जो पहला स्टेप होता है, पहला मरहला होता है कि आपको हाइपोथेसिस बनाना पड़ेंगे। हाइपोथेसिस क्या है कि जैसे ऊपर हमने पढ़ा है कि जी म्यूजिक देयर विल बी अप the music affect the ability of a student। अब ये एक मेरा एक हाइपोथेसिस है कि ये स्टूडेंट्स की सलाहियत पर असरअंदाज होता है म्यूजिक। आगे हम पढ़ेंगे तो इन्होंने भी कुछ बनाए होंगे। अ हाइपोथेसिस इज अ प्रिडिक्शन, ये फ्यूचर को लेके कि ऐसा होगा, गा हुआ नहीं है, होता नहीं है, होगा कि इसकी वजह से ऐसा होगा, स्मोकिंग करने वालों को कैंसर होगा। इस तरह से एक हाइपोथेसिस है, प्रिडिक्ट करना है हमने अबाउट हाउ सम स्पेसिफिक इवेंट विल टर्न आउट, कि एक जो खास इवेंट है उनका रिजल्ट क्या निकलेगा बेस्ड ऑन द इम्प्लीकेशन। और इसको इसकी बुनियाद किस पे होगी, इम्प्लीकेशन पे। यू हैव डिड्यूस्ड फ्रॉम फ्रॉम द ओवरऑल थ्योरी, आप जितनी भी थ्योरी है उसी की बेस पे आप फिर बनाएंगे। यू आर टेस्टिंग, तो ये आपके जहन में एक थ्योरी आ रही है, आप फिर उसको टेस्ट करना चाहते हैं, वो हम हाइपोथेसिस। जैसे न्यूटन ने कहा था कि हर जो चीज़ जो वजन रखती है वो नीचे अगर आएगी तो ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसको अपनी तरफ खींचेगी। अब सेब गिरा था, अब उसके दिन में एक थ्योरी आ गई कि जी ज़मीन के अंदर एक कशिश होती है जो चीज़ों को अपनी तरफ खींच, उसने अब सेब की बजाय मुख्तलिफ चीज़ें फेंक के देखी, तो वैसा ही हुआ। इसका मतलब उसने अपनी थ्योरी को टेस्ट किया, एक रिजल्ट बना लिया कि जी ज़मीन जो है वो चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है। इट इज़ अ टेंटेटिव स्टेटमेंट, ये एक आर्जी स्टेटमेंट होती है अबाउट व्हाट यू एक्सपेक्ट, कि आप क्या सोच रहे हैं कि क्या होने वाला है इस सूरत हाल में। आर ट्रू, क्या वो सच है। अ हाइपोथेसिस कैन बी स्टेट इन एन इफ, हाइपोथेसिस को इस तरह लिखा जाता है देन फॉर्मेट, फिर उसको हम लिखते हैं इफ सर्टेन थिंग्स विल बी हैपन, कुछ अगर खास चीज़ें हों, फॉर एग्जांपल इन द अबव एक्सपेरिमेंट, जो ऊपर हमने म्यूजिक वाला एक्सपेरिमेंट पढ़ा है उसका हाइपोथेसिस क्या होगा। इफ म्यूजिक इज प्रेजेंट, अगर तो म्यूजिक प्रेजेंट होगा, द चिल्ड्रन सॉल्व फ्यूअर अर्थमेटिक प्रॉब्लम एक्यूरेटली, तो जो तालिब इल्म होंगे वो कुछ सवालात सही तरीके से हल कर पाएंगे। अगर आपने ऊपर वाला पूरे का पूरा पैराग्राफ नहीं लिखना है इनके, आप सिंपल साइड से पढ़ें अ टेंटेटिव स्टेटमेंट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल।
ये मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ समस्या है। नज़र आ रहा है? ये वाली चीज़, ठीक है? यहाँ से आप कर सकते हो, ये लिख सकते हो। और ये वाली चीज़ आप लिख सकते हो, और टेंटेटिव स्टेटमेंट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द टू और मोर वेरिएबल। इस सारे की जगह, ये जो ऊपर जितना हमने पढ़ा है ना, इसकी जगह फिर यहाँ से आप आगे लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इन द अबव एक्सपेरिमेंट द हाइपोथेसिस वाज इफ द म्यूजिक इज प्रेजेंट देन चिल्ड्रन सॉल्व फ्यूअर अरिथमेटिकल प्रॉब्लम एक्यूरेटली। अब इसके बाद आ जाता है, द ऑब्जेक्टिव of any scientific study is to obtain evidence of the validity of the hypothesis। कि जो एक हमने अपने दिन में एक मफरूज़ा कायम किया है, फ़र्ज़ किया है, उसके लिए हमें कोई ना कोई सबूत चाहिए ताकि हम ये कह सकें, ताकि वो थ्योरी बन जाए। ऑब्जेक्टिव क्या है साइंटिफिक स्टडी का, कि वो शवाहिद इकट्ठे करे कि जो मफरूज़ा है वो सही है कि नहीं है। Often the truth of a hypothesis is tested with the broader context of a theory। अक्सर क्या होता है, हाइपोथेसिस को बार बार टेस्ट किया जाता है। जब बार बार मुख्तलिफ लोग टेस्ट करते हैं और सेम नतीजा है, तो वो थ्योरी बन जाती है। फॉर साइकोलॉजिस्ट अ थ्योरी इज अ सेट ऑफ स्टेटमेंट। अब इसको भी आप यहाँ से कर सकते हो। A system of interrelated ideas that is used to explain a set of observations। ऊपर वाले इस सारे की जगह, इस सारे की जगह आप सिंपल ये वाली लाइन भी लिख सकते हो। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक हमारा। और बाकी जो है वो हम नेक्स्ट देखते हैं। तो अभी आप लोग यहाँ तक पढ़ के देख लें। अगर इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है, किसी किस्म का कोई मसला है, तो आप लोग पूछ सकते हो। डिटेल में पढ़ना है आप लोगों ने, जिस तरह मैंने आपको समझाया है, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर होगा तो आप अपने पास से सेल्फ राइटिंग भी कर सकते हो। अगर तो कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा तो फिर आपके लिए इशू होगा। फिर आप वो पेज ही गिनेंगे कि जी इतने ज़्यादा पेज। अब जैसे मैंने आपको बताया, हाइपोथेसिस को आप सिर्फ शॉर्ट ये लाइन लिख दें और उसका हाइपोथेसिस लिख दें कि जी ये मिसाल के तौर पे ऊपर वाले एक्सपेरिमेंट के अंदर ये हाइपोथेसिस बनता है। और इसी तरह थ्योरी के बारे में आप लिख सकते हो।